यहाँ पे भी हम सबसे पहले स्त्री शारीर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो नॉर्मल एनाटॉमी है या फिर जो नॉर्मल कंसेप्ट से स्त्री शारीर के बारे में हम वो पहले देखेंगे। उसके बाद हम उसके डिसीजेस पे जाएंगे या फिर हम स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान इन दोनों कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्त्री शारीर के अंडर में एक श्लोक आता है, वो है अपत्यानां मूलम नार्थः परम नृणाम्। तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्त्री का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि अपत्य का जो मूल आधार है, अपत्य की जो उत्पत्ति है या फिर किसी भी शिशु की उत्पत्ति, ये किससे होने वाली है? तो स्त्री शारीर से होने वाली है। इसलिए हमें स्त्री शारीर का संपूर्ण विज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए स्त्री को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि अपत्य का जो मुख्य आधार होता है वो होती है स्त्री। ठीक है, इसलिए हमें स्त्री शारीर को डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले स्त्री के लिए कुछ प्रमुख पर्याय आए हैं हमारे जो ग्रंथ है उसमें। सो रजो दर्शन से पहले स्त्री के पर्याय होते हैं कन्या, कुमारी, गौरी, अनामिका है, अनागत और अनागत आर्तवा। मतलब जिसको आर्तव प्रवृत्ति यानी जिससे रज प्रवृत्ति अभी तक शुरू नहीं हुई है, ऐसी कन्या को या फिर ऐसी स्त्री को हम क्या कहते हैं? कन्या, कुमारी, गौरी, अनामिका, अनागत आर्तवा। ठीक है, मतलब जिसको आर्तव प्रवृत्ति अभी हुई नहीं है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है प्रथम बार जिसे रजु दर्शन होता है, फर्स्ट टाइम जिसे रजु दर्शन हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीनाज। ठीक है, मीनाज कहते हैं और मेनोपॉज, ये दो टर्म्स होते हैं हमारे इसमें। मीनाज इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब किसी की बिगिन होती है, किसी स्त्री की अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है तो उसे हम कहते हैं मीनाज। तो उस स्त्री के लिए आयुर्वेद में कौन से पर्याय शब्द बताए गए हैं? तो वो है मध्यमा और दुष्टरजा। दुष्टरजा यानी जिसकी रज प्रवृत्ति अभी हुई है। ओके, आफ्टर दैट इज रजस्वला। ठीक है, मतलब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी स्त्री की शुरू है, इन प्रोसेस है, चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं? रजस्वला कहते हैं। ठीक है, तो रजस्वला के लिए क्या क्या पर्याय शब्द आए हैं? स्त्री धर्मिणी उसे कहते हैं। ठीक है, मासिक जो मेंस्ट्रुएशन हम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको स्त्री धर्म कहा जाता है। ओके, उसके बाद है आवी, आत्रेयी, मलिनी, पुष्पवती, ऋतुमती और उदक्या। ये पर्याय किसके लिए आता है? तो रजस्वला स्त्री के लिए। ओके, उसके बाद है रजोनिवृत्त। रजोनिवृत्त यानी जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब एक स्पेसिफिक एज लिमिट के बाद, मोस्ट प्रोबेबली 45 ईयर्स के बाद में जब रज प्रवृत्ति आना बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? रजोनिवृत्त। उसके लिए ही पर्याय शब्द क्या कौन कौन से आए हैं? निष्फला और गतार्तवा। गतार्तवा मतलब जिसकी आर्तव प्रवृत्ति अभी नहीं है। निष्फला जो मेंस्ट्रुएशन है या फिर जो भी स्त्री धर्म होता है, रज प्रवृत्ति होती है, वो अंतः फल से होती है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंसेप्शन होती है। ठीक है, गर्भ रहने के हेतु के लिए ही क्या होता है? रज प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगर रजो निवृत्ति हो गई तो उसे क्या कहते हैं? फिर निष्फला। ओके, आफ्टर दैट इज गर्भवती। गर्भवती स्त्री के लिए कौन कौन से पर्याय शब्द आए हैं? सबसे पहले है आपन्न सत्वा। ठीक है, उसके बाद है गुरणी और एक है अंतर्वर्तिनी। इट्स वर्तिनी नॉट वर्तिनी। ओके, आफ्टर दैट इज प्रसूता। प्रसूता ऐसी स्त्री होती है जिसका चाइल्ड बर्थ हो चुका है। ठीक है, जिसकी प्रसूति हो चुकी है, उसे हम कहते हैं प्रसूता। सो उसके लिए क्या क्या पर्याय शब्द आए हैं आयुर्वेद में? सबसे पहले है जातपत्या। ओके, दूसरा है प्रजाता और तीसरा है प्रसूति का। ठीक है, तो ये जो हमने देखे ये स्त्री के लाइफ के स्टेजेस है, स्त्री जीवन के स्टेजेस है। कौन कौन से? जब उसे रजोदर्शन नहीं हुआ होता है, रजोदर्शन के पूर्व, ये फर्स्ट स्टेज हो गई। उसके बाद हमने देखा रजोदर्शन जब उसे होता है तब उसे कौन कौन से पर्याय शब्दों से संबोधित किया जाता है। उसके बाद हमने देखा रजस्वला स्त्री के लिए क्या क्या पर्याय शब्द है। उसके बाद रजो निवृत्ति के लिए हमने देखा। उसके बाद हमने देखा गर्भवती स्त्री के लिए कौन से पर्याय शब्द आए हैं। और उसके सबसे लास्ट में देखा कि प्रसूता स्त्री के लिए, जिसकी प्रसूति हो चुकी है, ऐसे स्त्री के लिए कौन से पर्यायी शब्दों का उपयोग हुआ है, ये हमने देखा है। ठीक है,
तो इस पे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा तो एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल ऑफ दिस टाइप का ही बन सकता है, ठीक है। या फिर एक स्पेसिफिक अवस्था को, मतलब निम्न में से कौन से स्त्री के पर्याय ये रजस वाला इस अवस्था से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से जो ऑप्शन सही है उससे आपको टिक करना है। आफ्टर दैट इज स्त्री प्रकार। तो स्त्री प्रकार किसने बताया है? तो आचार्य नागार्जुन ने बताया। और कितने बताए हैं? तो 4 बताए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि कौन सा श्रेष्ठ प्रकार है। तो श्रेष्ठ स्त्री का प्रकार है पद्मिनी। किसके द्वारा बताया गया है? आचार्य नागार्जुन के अनुसार पद्मिनी ये जो प्रकार है स्त्री का, ये श्रेष्ठ बताया है, ठीक है। दूसरा प्रकार है शंखिनी, तीसरा है चित्रिणी और चौथा है हस्तिनी, ठीक है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि स्त्री का श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? पद्मिनी, आचार्य नागार्जुन के अनुसार, ठीक है। और 4 ये नंबर आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज अबाउट प्रमुख पर्याय और स्त्री प्रकार। अब हम इसके सामने का टॉपिक देखते हैं। तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? तो स्त्री का वय विभाजन। अगर हम बाल रूप में जाएंगे तो हम जो शिशु है उसका वय विभाजन देखते हैं अलग अलग आचार्यों के मत के अनुसार, ठीक है। तो अभी हम प्रसूति तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमें स्त्री का वय विभाजन देखना है। किसके अनुसार? विविध आचार्यों के अनुसार, ठीक है। इसके पहले मैं इस पहले के स्लाइड में एक बताना चाहती हूँ। वह रजस्वला के लिए आचार्य योग रत्नाकर ने एक विशेष पर्याय बताया है, वो है योनि रोगिणी। योनि रोगिणी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना है। योनि रोगिणी ये पर्याय शब्द यूज किया है रजस्वला स्त्री के लिए। किसने? तो आचार्य योगरत्नाकर ने। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि योनि रोगिणी यह पर्याय स्त्री के लिए किस आचार्य ने प्रयुक्त किया है? तो उसका आंसर आएगा आचार्य योगरत्नाकर, ठीक है। दिस वाज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो हम हमारे अभी स्त्री विभाजन पे जाएंगे। स्त्री विभाजन के लिए यूजी पॉइंट ऑफ अगर व्यू आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी बन सकता है, फिर 5 मार्क के लिए भी बन सकता है। और एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से आयु में या फिर कौन से वर्ष में कौन सी अवस्था होती है और किस आचार्य के अनुसार होती है, यह हमें पता रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लर्न करेंगे तो आंसर गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आचार्य भाव प्रकाश ने स्त्री का विभाजन किस प्रकार से किया है। तो उन्होंने कितने इसमें बताया है? 3 इसमें, बाला, तरुणा और प्रौढ़ा। सबसे सिंप्लीफाइड शॉर्ट एंड स्वीट जिसे हम कहते हैं उस टाइप का है ये, ठीक है। तो बाला यह जो स्थिति है वो कितने वर्ष तक रहती है? तो 16 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद है तरुणा। तरुणा हम स्त्री को कितने वर्ष तक बोल सकते हैं? तो 32 वर्ष तक, ठीक है। डबल ऑफ 16 इज 32, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। एंड प्रौढ़ा अबव 50 इयर्स जो भी स्त्री होंगी उसे हम कहते हैं प्रौढ़ा, ठीक है। तो आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार कितने इसमें वय विभाजन किया गया है? तो 3 इसमें। सबसे पहले है बाला, दूसरा है तरुणा, तीसरा है प्रौढ़ा। बाला इज अप टू 16 इयर्स, तरुणा इज अप टू 32 इयर्स एंड प्रौढ़ा अवस्था इज अबाउ 50 इयर्स। ये ध्यान में ही रखना है। पहले 2 ध्यान में रखेंगे, 16 एंड डबल ऑफ 16 इज 32, ठीक है। और लास्ट में 50 अबाउ 50 इयर्स ध्यान में रह सकता है, ठीक है। तो ये था आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार। इसके बाद है पाराशर। पाराशर आचार्य के अनुसार कितने इसमें डिवाइड किया है स्त्री को वय विभाजन में? तो 4 इसमें। सबसे पहले है गौरी, दूसरा है रोहिणी, तीसरा है तीसरा है कन्या और चौथा है रजस्वला। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि ये जो पाराशर आचार्य के द्वारा है, ठीक है। तो सिर्फ अब हम ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। पाराशर और गौरी की कन्या थी रोहिणी, ठीक है। तो रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई। या फिर सिंपलीफाइड याद रखेंगे, गौरी रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई, ठीक है। और एक बार रिपीट कर देती हूँ, गौरी रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई, ठीक है। ये कोड आप ध्यान में रख सकते हैं किसके लिए? पाराशर अनुसार स्त्री के वय विभाजन को ध्यान में रखने के लिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि गौरी ये अवस्था कितने वर्ष तक है? तो ये 8 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद रोहिणी ये अवस्था होती है 8 से 9 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद कन्या 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 अवस्था होती है 9 से 10 वर्ष तक।
और रजस्वला इन्होंने कहा है कि 10 से ऊपर जितने भी जो स्त्री रहेंगी 10 वर्ष के आयु के ऊपर, उसे रजस्वला कहना चाहिए। ठीक है। सो हमने कोड लगाया है गौरी रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई। ठीक है, तो इसलिए हम जो उसके वर्ष है उसको कोड नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई भी एक जो कॉलम होगा उससे कोड के द्वारा आप ध्यान में रख सकते हैं, दोनों इसको लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें 8 से शुरू हो रहा है और 10 तक खत्म हो रहा है, ये याद में रह सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट इज आचार्य हारित के अनुसार। तो आचार्य हारित ने कितने इसमें बताया है? तो 5 इसमें। कौन से? बाल, बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा और प्रगल्भा। तो इसका सिंप्लीफाइड कोड आ सकते हैं बीबी एम पीपी। ठीक है, सो हारित ने कैसा बताया? सबसे पहले बाल अवस्था बताइए, कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद है बाला, बाला अवस्था होती है 12 वर्ष तक। ठीक है, आफ्टर दैट इज मुग्धा, मुग्धा अवस्था होती है 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की आयु तक। आफ्टर दैट इज प्रौढ़ा, प्रौढ़ा अवस्था 10 वर्ष से लेके 28 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ा अवस्था रहती है। आफ्टर दैट इज प्रगल्भा, प्रगल्भा अवस्था होती है 29 से 41 वर्ष की आयु तक। ठीक है, आचार्य हारित ने 5 इसमें किया है डिविजन। सो भाव प्रकाश 3, पाराशर 4 और हारित 5, 3 4 5। ठीक है, भाव प्रकाश के अनुसार बाला, तरुणा, प्रौढ़ा। ओके, पाराशर के अनुसार गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। गौरी रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई, ऐसा हमने इसे ध्यान में रखा है। आफ्टर दैट इज हारित के अनुसार, हारित के अनुसार हम बीपी जो लेते हैं तो उसमें एम डाल देना बीच में, बीबी पीपी, बीच में एम है, मतलब बाला, बाल, बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, प्रगल्भा। ठीक है, ये था स्त्री का वय विभाजन। अब एक टॉपिक है उत्तम आयु। स्त्री की उत्तम आयु कितनी कही गई है और पुरुष की उत्तम आयु कितनी कही गई है? ठीक है, तो स्त्री की उत्तम आयु 24 से 37 वर्ष तक बताई गई है संहिता ग्रंथकारों के अनुसार, और पुरुष की उत्तम आयु बताई गई है 25 से 50 वर्ष तक। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्त्री वय विभाजन। उसके बाद है श्रोणी। तो स्त्री श्रोणी, कभी भी हम स्त्री को देखते हैं कोई भी, तो जो स्त्री के आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं वो दो ही फीचर्स है, स्तन और श्रोणी। ठीक है, तो इसमें श्रोणी का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसके लिए हम अभी सबसे पहले स्त्री श्रोणी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्त्री श्रोणी का विस्तार कितना होता है। ठीक है, जो स्त्री का श्रोणी प्रदेश होता है वो ज्यादा गुरु होता है। ठीक है, और पुरुष का जो श्रोणी प्रदेश होता है वो कंपैरेटिवली लघु होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट स्त्री का जो उरु प्रदेश है, मतलब ऊरह प्रदेश, चेस्ट रीजन जो होता है वो लघु होता है, और पुरुष का जो उर प्रदेश होता है वो क्या होता है? गुरु होता है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, स्त्री और पुरुष। ठीक है, तो स्त्री का श्रोणी गुरु होगा, पुरुष का उर गुरु होगा। ठीक है, स्त्री का उर लघु होगा और पुरुष की श्रोणी जो है वो लघु होगी। ठीक है, तो इसके लिए स्त्री का जो श्रोणी है उसका कितना प्रमाण बताया है आचार्य सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय नंबर 35 में? तो 24 अंगुल। जस्ट अ मिनट, ओके। सो स्त्री की जो श्रोणी बताई गई है वो कितनी बताई है? 24 अंगुल। ठीक है, स्त्री की श्रोणी अगर 24 अंगुल है तो पुरुष का उर भी कितना होगा? 24 अंगुल। स्त्री का उर प्रदेश अगर 18 अंगुल है तो यही डायमेंशन किसके लिए होगा या फिर यही प्रमाण किसके लिए होगा? तो पुरुष की श्रोणी के लिए। ओके, ठीक है, तो 24 और 18 ये दो जो नंबर है ध्यान में रखने हैं। ठीक है, किसी भी एक के पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखिए। मतलब अगर स्त्री की श्रोणी आप ध्यान में रख रहे हो तो 24,
तो ऑब्वियसली पुरुष का उर हो जाएगा 24। स्त्री का उर आप ध्यान में रख रहे हैं 18, तो ऑब्वियसली पुरुष की श्रोणी हो जाएंगी 18 अंगुल। ठीक है, ये सबसे पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार पॉइंट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है अस्थि। श्रोणी प्रदेश में कितनी अस्थियां होती है? तो अलग अलग आचार्यों ने इसका अलग अलग वर्णन किया है कि कितनी अस्थियां होती है। तो आचार्य चरक ने बताई है 3 अस्थियां। कौन सी? श्रोणी फलक 2 और भगास्थी 1। आचार्य वाग्भट ने बताई है 4 और आचार्य सुश्रुत ने बताई है 5। गुदास्थी 1, भगास्थी 1 और नितंबास्थी 2 और त्रिकास्थी 1 होती है। ठीक है, नितंबास्थी यानी 2 जो श्रोणी फलक होता है उसे नितंबास्थी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलियम। ठीक है, सो इलियम के नीचे होगा इस्ट्रियम। ठीक है, और जहां पे जो दो इलियम होते हैं यानी जो नितंबास्थी है, ये जहां पे ज्वाइन होते हैं उसे हम भगास्थी कहते हैं। ठीक है, और कॉकिक्स का जो रीजन है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकास्थी। ठीक है, शॉर्ट में ध्यान में रखिए कि आचार्य चरक ने 3 बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने 4 बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। इसका कोड आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो मराठी का एक वर्ड है सुवाच्य जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिए सुवाच्य। सुवाच्य मतलब 5, 4, 3। श्रोणी में अस्थियों की संख्या विविध आचार्यों के अनुसार कितनी है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 5 है, आचार्य वाग्भट के अनुसार 4 और आचार्य चरक के अनुसार 3। ठीक है, इसके बाद जो श्रोणी है स्त्री श्रोणी, उसमें संधि के प्रकार कितने हैं? ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 दिखते हैं। सबसे पहले गुद, भग और नितंब। यहाँ पे जो संधि है वो सामुद्ग ये प्रकार की संधि है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत शालिस्थान अध्याय नंबर 5। ठीक है, कटी कपाल में होती है तुन्न सेवन, जो सीवन टाइप में होती है उसे हम कहते हैं तुन्न सेवन। तो कटी कपाल रीजन में होगी तुन्न सेवनी। उसके बाद है संख्या। कटी कपाल में 3 संधियां होती है। ठीक है, संख्या अगर पूछी जाए संधि की तो 3 संधियां है, और प्रकार पूछे जाए तो सामुद्ग और तुन्न सेवनी। इन शॉर्ट, स्त्री के श्रोणी प्रदेश में अगर संधि प्रकार कौन से है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी सामुद्ग एंड तुन्न सेवनी। और अगर क्वेश्चन आता है स्त्री के श्रोणी में संधियों की संख्या कितनी, तो आंसर आएगा 3। ओके, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शालिस्थान अध्याय नंबर 5। आफ्टर दैट इज सिरा। तो सिरा कितने हैं श्रोणी में? तो 32। तो इसके लिए आप कोड याद सकते हैं सिरा मीना। सिरा मीना। अब मीना क्यों किया हमने? आई होप कि आप सभी को टीएनएम क्लासिफिकेशन जो होता है वो पता होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैं टीएनएम क्लासिफिकेशन बता दूंगी, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए यहाँ पे बता दे रही हूँ कि M1 से जो 0 तक डिजिट्स है उसके लिए, मतलब 1 से 10 तक, उसको एक स्पेसिफिक लेटर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन या फिर टीएनएम रूल, जिस कोड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो M स्टैंड्स फॉर 3 एंड N स्टैंड्स फॉर 2। ठीक है, तो इसलिए 32। सो सिरा कितना है? तो 32। ध्यान में कैसे रखना है? सिरा मीना। ठीक है, मीना की सिरा ऐसे। उसके बाद है स्नायु। स्नायु कितने होते हैं कटी में? तो 60। तो ये नंबर कैसे याद रखना है? स्नायु च, टीएनएम में CH, इट स्टैंड्स फॉर 6। ठीक है, च और Z लगा देना है, Z स्टैंड्स फॉर 0। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है स्नायु च। हम संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं ना, स्नायुश्च ऐसा, तो ध्यान में कैसे रखोगे आप? स्नायुश्च यानी 60। स्त्री के श्रोणी में कटी प्रदेश में टोटल कितने स्नायु है? तो 60। ओके, आफ्टर दैट इज पेशी। पेशी नॉर्मल जो इंडिविजुअल होता है या फिर नॉर्मल स्त्री और पुरुष में कितने पेशी समान है? तो 500। जो हम शारीर रचना में पढ़ते हैं पेशियों की संख्या हम 500 पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, और स्त्री शरीर में 20 अधिक होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा भी आ सकता है फर्स्ट की स्त्री शरीर में कितनी पेशियां है, कुल कितनी पेशियां है?
अगर कुल कितनी पेशियां है ये क्वेश्चन आया तो आपको आंसर 520 ही करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है स्त्री शरीर में पुरुष की अपेक्षा कितने पेशी अधिक बताए गए हैं तो उसका आंसर आएगा 20, ठीक है। और अगर पुरुष शरीर में पेशियों की संख्या पूछा है तो उसका आंसर आएगा 500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इजी होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। अगर स्त्री शरीर में कुल पेशियों की संख्या पूछी जाए तो 520 बहुत कम लोगों को क्लिक हो जाता है, ठीक है। कोई कोई तो 20 करके आएंगे या फिर कोई 500 करके आएंगे, ठीक है। तो ये 20 का जो डिवीजन है वो दिया गया है। तो ये डिवीजन कैसा है, सबसे पहले है स्तन में होते हैं 10, ठीक है। ये श्लोक पे ध्यान मत दीजिए फिलहाल, मैं आपको इसका डिवीजन बताती हूँ 20 कैसे अधिक है उसका। सो सबसे पहले है 10 10 कर लेना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो 10 है तो दो स्तनों में 5 5 होती है, ठीक है। उसके लिए रेफरेंस आया है यौवन परिवृद्धि, मतलब यौवन अवस्था में इनकी व्यक्ति होती है, ठीक है। तो 20 में से पहला 10 का डिवीजन हो गया कैसे, दो स्तनों में 5 5, ठीक है। अब बचे 10, तो ये जो 10 बचे हैं इसका डिवीजन आपको करना है 4 + 3 + 3 ऐसे, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड लेंगे 10 में से 10 को हमने डिवाइड कैसे किया है, 4 3 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले है अपत्य पद में होते हैं 4, ठीक है। ये जो 4 है इसका हम पहले ले रहे हैं, ये 4 कहाँ पे रहते हैं, अपत्य पद में, ठीक है। इसमें से भी 2 रहते हैं गर्भ छिद्र में, सॉरी इसमें से 2 आभ्यंतर है और 2 मुखाश्रित। म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू आप इतनी क्लैरिटी में अगर लिखते हैं तो आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। और 2 मुखाश्रित, ये 2 और ये 2, ठीक है। 4 का डिवीजन हमें पता चल गया। आफ्टर दैट है 3, 3 कहाँ पे होते हैं, गर्भ छिद्र पे, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट है 3, तो ये 3 कहाँ पे रहेंगे, शुक्र आर्तव प्रवेशित में। जस्ट अ मिनट, शुक्र और आर्तव का प्रवेश जहाँ पे होता है वहां पे ये उर्वरित 3 रहेंगे। अगर आपको इससे भी डिटेल में पढ़ना है इसको तो ये जो 3 है सबसे पहले हमने जो गर्भ छिद्र में बताए हैं तो इसमें से एक होता है गर्भ छिद्र के सामने, एक होता है पार्श्व और एक होता है पश्चात, ठीक है। एंटेरियर पोस्टीरियर और लैटरल ऐसे होते हैं 3 गर्भ छिद्र के पास जो है वो, ठीक है। और बाकी के 3 का हो गया जहाँ पे शुक्र और आर्तव का प्रवेश होता है वहां पे, ठीक है। एक बार और हम पढ़ेंगे कि पेशियों का विभाजन कैसे किया गया है। सबसे पहले है स्त्री शरीर में कितनी पेशियां अधिक बताई गई है पुरुष से, तो 20, ठीक है। तो इस 20 जो एक्स्ट्रा पेशियां है स्त्रियों में वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले हमने 20 का डिवीजन कैसे किया है 10 10 में, ठीक है। तो जो पहले 10 है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, 2 स्तन में, एक स्तन में 5 दूसरे स्तन में 5, 10 हो गए, ठीक है। फिर हमारे बच्चे कितने 10, ठीक है। तो 10 का हमने डिवीजन कैसे किया है 4 + 3 + 3, ठीक है। तो पहले जो 4 है वो कहाँ पे अपत्य पद में, उसमें से भी 2 कैसे है आभ्यंतर और 2 है मुखाश्रित, ओके। उसके बाद है 3, वो कहाँ पे है गर्भ छिद्र पे, तो गर्भ छिद्र में भी कहा एक सामने एक पीछे और बाकी 2 पार्श्व में, मतलब एंटेरियर पोस्टेरियर और लैटरल, ठीक है। आफ्टर दैट इज 3 जो लास्ट वाले वो कहाँ पे रहेगी, शुक्र और आर्तव का प्रवेश जहाँ पे हो रहा है वहां पे, ओके। क्लियर है, दिस वाज अबाउट पेशी, ठीक है। सो आफ्टर दैट इज भग, भग के लिए पर्यायी शब्द आए हैं, किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने, भाव प्रकाश और डल्हन ने।
तो आचार्य सुश्रुत ने कौन सा पर्याय बोला है? स्मरात पत्र। ठीक है। आचार्य भावप्रकाश ने क्या बोला है? मदनात पत्र। और दलहन ये किसके टीकाकार है? तो सुश्रुत के। तो सुश्रुत आचार्य ने क्या बताया? स्मरात पत्र। तो दलहन ने भी क्या बताया? स्मर मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन स्मर मंदिर पे पूछा गया है, स्मर मंदिर या भाग का पर्याय किस आचार्य द्वारा वर्णित है? तो आंसर विल बी आचार्य दलहन। ठीक है, क्लियर है? आफ्टर दैट इज गर्भाशय। गर्भाशय ये स्त्री शरीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा अविभाज्य घटक है। ठीक है। अगर जब संतान का प्रजनन होना है तो गर्भाशय ये बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय के पर्याय कितने हैं? तो गर्भाशय के लिए पर्याय शब्द कौन सा यूज किया गया है? धरा। धरा यानी जिसमें शिशु का पोषण होता है, ऐसा। ठीक है। किसने बताया धरा यह पर्याय? तो शारंगधर ने बताया, आचार्य शारंगधर ने। ये ध्यान में रखना है कि धरा यह पर्याय जो है गर्भाशय को किसने दिया है? आचार्य शारंगधर ने दिया है। ठीक है। उसके बाद ऊतागार और कुक्षी, ये दोनों भी किसके लिए यूज होते हैं पर्याय? तो गर्भाशय के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्त्री नाम गर्भाशय अष्टमम। स्त्री और पुरुष शरीर में 7 आशय कॉमन बताए गए हैं। ठीक है। 7 आशय क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है। परंतु स्त्री शरीर में अष्टम बताया है गर्भाशय। ठीक है। किसने बताया? आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में बताया है। ठीक है, ये याद रखना है। आफ्टर दैट इज व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपतः। रोहित मत्स्य के जैसा जिसका आकार है उससे वो क्या है? गर्भाशय है। ठीक है। और इसको शंख नाभि के समान दिखता है, ऐसा भी कहीं कहीं पे वर्णन आता है। शंख नाभि रोहित मत्स्य, ये दोनों भी किसके आकार को बताने के लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो गर्भाशय का। तो रोहित मत्स्य क्यों बोला है? क्योंकि वो उसका जो माउथ होता है वो नैरो होता है, और जैसे उसका पीछे का पोर्शन आएगा तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फैलता हुआ जाएगा। ठीक है। नैरो माउथ होने के कारण गर्भाशय का आकार भी वैसे ही होता है, इसीलिए उसको रोहित मत्स्य की उपमा दी गई है। और दूसरा क्या है? शंखनाभि। ठीक है। आफ्टर दैट पेशी। तो हमने पेशी इसके पहले बहुत डिटेल में देखा। कितने हैं? स्त्री शरीर में 20 अधिक होते हैं, तो उसका डिवीजन है 10 और 10, स्तन में 10, हर एक स्तन में 5। यौवन है परिवृद्धि, मतलब यौवन अवस्था जब आएंगी स्त्री में तो इन पेशियों का विस्तार होगा। आफ्टर दैट इज जो बचे हुए 10 है वो सबसे पहले है अपत्य पथ में कितने रहते हैं? 4। उनका आकार होता है वृत्ताकार, वृत्त यानी गोल। ठीक है। 2 आभ्यंतर रहेंगे और 2 मुखाश्रित रहेंगे। उसके बाद है गर्भ छिद्र। गर्भ छिद्र के यहाँ पे कितने पेशी रहेंगे? तो 3 रहेंगे। आफ्टर दैट इज शुक्र आर्तव प्रवेशी, यहाँ पे कितने रहेंगे? 3। ठीक है, क्लियर है? ये हम सब श्रोणी के इसमें देख रहे हैं, स्त्री श्रोणी में जो भी घटक आते हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने श्रोणी का जो अंगुली प्रमाण है वो देखा, उसके बाद हमने अस्थि देखे कौन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हमने वो अस्थियों के संधि कितने हैं और कौन से प्रकार के है वो देखा। उसके बाद हमने देखा सीरा कितने हैं? 32 है। फिर स्नायु कितने देखे? 60। उसके बाद हमने देखे पेशी। ठीक है, पेशी के बाद हमने देखा भग, जिसको पर्याय शब्द दिए गए हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा गर्भाशय, ठीक है, जिसको 8वां आशय बोला गया है, उसका हमने देखा पेशी। आफ्टर दैट अब हम जाएंगे धमनी पे। ठीक है। धमनी के टोटल संख्या कितनी है? तो 4। स्तन में कितने हैं? 2। स्तन्यवन कार्य जो करेंगी वो। ठीक है, स्तन में 2 धमनी रहती है। रेफरेंस इज सुश्रुत शारीर स्थान। ओके। आफ्टर दैट इज 4 धमनी, उसमें से 2 कौन से कार्य करती है? आर्तव वहन का, और 2 कार्य करती है आर्तव मुंचन का। आर्तव मुंचन यानी शरीर से बाहर उसको निकालना।
ठीक है, ये भी रेफरेंस है सुश्रुत शारीर स्थान का ही। द्वै शुक्र महतो द्वै च मुंचती ते एव नारीणाम आर्तवम। ठीक है, अष्टांग संग्रह शारीर स्थान अध्याय नंबर 6, उसमें भी सेम आया है। ओके, आफ्टर दैट इज योनि। योनि यानी जिसे हम वजाइना कहते हैं वो। सो योनि में कितने आवर्त होते हैं? तो 3 आवर्त होते हैं। ठीक है, किसका रेफरेंस है ये? आचार्य सुश्रुत का शारीर स्थान। ठीक है, योनि के लिए शंखनाभ्य कृति, ये भी एक पर आकार के इसमें आया है। ठीक है, जैसे रोहित मत से आया था गर्भाशय के इसमें। और ये जो योनि है इसमें आवर्त कितने? 3 आवर्त बोले हमने सबसे पहले। ठीक है, तो जो तृतीय आवर्त है उसमें गर्भशैया होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि योनि के कौन से आवर्त में गर्भशैया रहती है? तो योनि के तृतीय आवर्त में या फिर योनि के तीसरे आवर्त में गर्भशैया होती है। ठीक है, तो ये योनि में आचार्य भाव प्रकाश ने 3 नाड़ियां बताई है। ओके, तो उस पे अगर वीर्य गिरता है, ठीक है, तो क्या कार्य होता है? ऐसा, सबसे पहले है समीरणा। समीरणा नाड़ी पे अगर पुरुष वीर्य गिरता है तो वो वीर्य निष्फल होता है, मतलब उससे कोई भी संतति उत्पन्न नहीं होगी, ना ही पुरुष ना ही स्त्री। ठीक है, वीर्य निष्फल होता है। ठीक है, दूसरी नाड़ी है चंद्रमासी। चंद्रमासी नाड़ी पे अगर वीर्य गिरता है तो उसे हम क्या कहते, उससे कौन क्या प्राप्ति होती है? तो कन्या प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद है गौरी नाड़ी। गौरी नाड़ी पे अगर वीर्य गिरता है तो पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सेम जो मत है ये चंद्रमौली आचार्य का भी है। इसका आचार्य चंद्रमौली। ओके, और आचार्य भाव प्रकाश का भी यही मत है। तो इसे याद कैसे रखना है? समीरणा नाड़ी पे गया तो निष्फल होता है। दूसरा है चंद्रमासी। चंद्रमासी यानी चंद्र की पुत्री कन्या, चंद्र को कन्या है, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरा है गौरी पुत्र। भगवान गणेश जो है उनका नाम है गौरी पुत्र। ठीक है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हैं। समीरणा नाड़ी पे वीर्य गिरने पे वीर्य निष्फल होता है। चंद्रमासी नाड़ी पे वीर्य गिरने पे कन्या प्राप्ति होती है। और गौरी नाड़ी पे वीर्य गिरने से पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट इज योनि का आकार जो है वो कैसा होना चाहिए, और अगर दूसरे कोई भी आकार की योनि है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, वो भी आचार्यों ने बहुत ही डिटेल में बताया है। किसका रेफरेंस है ये? तो काश्यप संहिता का रेफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले है जो नॉर्मल है या फिर जो योनि संपत होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि योनि संपत के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले होती है वो षटकाकृति होनी चाहिए। ठीक है, षटकाकृति यानी बहिर्गोलाकार। ठीक है, और पुष्ट होनी चाहिए। योनि के दोनों साइड में जो है अल्परोम होनी चाहिए। योनि का आकार मध्यम होना चाहिए। ये ऐसे योनि को हम क्या कहते हैं? प्रशस्त योनि। प्रशस्त योनि के लक्षण क्या है? षटकाकृति, जिससे हम बहिर्गोलाकार कहते हैं। दूसरा है योनि पुष्ट होनी चाहिए। तीसरा है योनि के दोनों साइड में अल्प रोम होना चाहिए, और योनि या आकार से मध्यम होनी चाहिए। ठीक है, ये योनि संपत के लक्षण है। तो सबसे पहले जो बताया है आकार षटकाकृति, ये नॉर्मल आकार होता है, इसलिए अपत्य लाभाय, मतलब अपत्य लाभ होता है अगर इस प्रकार की योनि रही तो। ठीक है, पीना। पीना यानी इसको कहते हैं सूजी हुई योनि रहती है, उसे कहते हैं पीना, तो ये सौभाग्य दर्शक होता है। ठीक है, लंबा। ठीक है, तो लंबा यानी अपत्यवधाय बताया गया है। ठीक है, अगर योनि लंबी है तो वो ड्यूरिंग डिलीवरी वो ठीक से ओपन नहीं होगी, तो अपत्य बाहर नहीं निकलेगा प्रॉपरली, तो इसलिए लंबा योनि को क्या कहा गया है? अपत्यवधाय। ठीक है, उसके बाद है मंडला। मंडला यानी जिसे हम गोल या फिर वृत्त कहते हैं, वो उसका परिणाम क्या होता है? व्यभिचरणाय। ठीक है, उत्क्षिप्ता। उत्क्षिप्ता यानी जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई योनि होती है, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्ता। ठीक है,
ये भी अनपत्य का कारण होती है। ठीक है। सूचीमुखी, सूचीमुखी दौर्भाग्य है, इस पे क्वेश्चन आता है। दौर्भाग्य दर्शक योनि कौन से होते हैं? सूचीमुखी। ठीक है। उसके बाद है मध्य निबिड़ा, कन्या प्रजननाय। मध्य निबिड़ा यानी जिसकी योनि बीच में घट्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य निबिड़ा। तो निबिड़ कन्या, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हैं, निबिड़ कन्या। ओके। उसके उसके बाद है उन्नतारम नियमांसलम, पुत्र जन्म। ठीक है। उन्नत है, मांसल है, तो ये पुत्र जन्म के लिए हितकर होती है। उसके बाद है व्यंजनवती। व्यंजनवती आकार होगा अगर योनि का तो वो धन्या, उसका परिणाम क्या होता है? धन्या। अति लोमशा, ज्यादा ही लोम है, मतलब केश ज्यादा है योनि पे, तो वैधव्यकारी। ठीक है। फिर है व्यंजनहीना, अयशसी। फिर है पिपलुम सावसी। इसका मतलब होता है जो हम ये कहते हैं तिल प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं तिल या मशक, ऐसे तिल या मशक योनि पे होना, तो वो उसका परिणाम क्या होता है? व्यभिचारी। ठीक है। फिर अति स्थूल, अति स्थूल अगर योनि है तो वैधव्याय, ये उसका परिणाम होता है। ठीक है। अति स्थूल घन लोमा, मतलब स्थूल भी है और लोम भी अधिक है, तो उसका परिणाम क्या है? पैश्चल्याय। ठीक है। आफ्टर दैट इज अधोजाता। अधोजाता यानी जिसकी योनि थोड़ी नीचे है, वो दौर्भाग्य का लक्षण होती है। इसके पहले हमने देखा था सूचीमुखी भी किसका लक्षण है? सूचीमुखी योनि का भी परिणाम क्या होता है? दौर्भाग्य। सॉरी। उसके बाद अधोजाता यानी जिसकी योनि नीचे है, उसका भी परिणाम क्या होगा? दौर्भाग्य। नाभि नाम अतिवृत्ता, जिसकी योनि का विस्तार नाभि तक हुआ है। ठीक है। तो उसका अपत्य कैसा होगा? मध्यम वाय वाला होगा। ठीक है। मध्यक वायु। उसके बाद है विवृत्त संवृत्त शुष्का, क्लेश सामाय। ओके। उसके बाद है लंबा और विषम, मतलब लंबी भी है और विषम भी है, तो विलिंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में बताया गया है प्रशस्त योनि कैसी होनी है। प्रशस्त योनि होती है लोम राशि, मतलब दोनों साइड में लोम है लेकिन प्रमाण में है, ना अति ना कम। मध्यागता, ना अति घन भी नहीं है, तो ऐसी योनि क्या होती है? प्रशस्त होती है। ठीक है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मर्म। स्त्री शरीर में जो भी मुख्य मर्म है, उनकी संख्या कितनी है, उनके प्रकार क्या है? ठीक है। सबसे पहले है नितंब मर्म। नितंब मर्म की संख्या कितनी होती है? 2। और उसका प्रकार है अस्थि मर्म। ठीक है। जो शारीर रचना में पढ़ते हैं तभी ये कवर हो जाता है। ठीक है। तो वहां के ट्रिक्स आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। उसके बाद है स्तनमूल। स्तनमूल की भी संख्या है 2 और ये सीरा मर्म है। ओके। उसके बाद है स्तनरोहित। स्तनरोहित मर्म है 2 और इसका प्रकार कौन सा है इसका? तो मांस मर्म। सो मेन मर्म कितने हैं? तो 3 है। ठीक है। कौन कौन से? नितंब, स्तनमूल और स्तनरोहित। संख्या प्रत्येक की कितनी है? 2। ठीक है। और प्रकार कौन सा है? नितंब है अस्थि मर्म, स्तनमूल है स्तनमूल है सीरा मर्म और स्तनरोहित है मांस मर्म। ठीक है। क्लियर है इतना? आफ्टर दैट इज जो कटी प्रदेश है, स्त्री और पुरुष के कटी प्रदेश के मर्म के संबंध में ये श्लोक है। जस्ट बिलीव इट। कटी प्रदेश मर्म मतलब स्त्री और पुरुष इनके कटी प्रदेश में कुल कितने मर्म होते हैं? तो 8 मर्म होते हैं। उसके पहले हम संख्या देखेंगे, फिर उस पर जो आघात हुआ है उसके फिर हम परिणाम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सेवनी, शुक्रहानि स्रोत। मैं श्लोक बता देती हूँ, उसके बाद में पूरे आपको लिख दूंगी कि कितने मर्म हैं। ओके। सबसे पहले है सेवनी शुक्र हारिणी स्रोतसी फलयोर्बुदम मूत्र सेक मूत्रवम योनिर्बसि तथा अष्टम।
ठीक है। सो 8 क्या है, मर्म है कटि प्रदेश में स्त्री और पुरुष के। तो वो कौन कौन से है? सेवनी, गुद, मूत्रसेक जिसे हम कहते हैं गविनी, मूत्रवह मतलब बाह्य मूत्र मार्ग, योनि, बस्ती, just a minute, it is not using, बस्ती हो गया, अंतफल और आर्तव स्रोतस। ये है 8 मर्म कटिश्रित जो होते हैं। ठीक है। तो श्लोक में जो स्रोतस शब्द आया है वो किसके लिए आया है? आर्तव स्रोतस के लिए आया है। ठीक है, क्लियर है। और इसका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 7 है। ठीक है, तो कौन से 8 मर्म है ये लगने चाहिए। ठीक है, तो कौन से 8 मर्म है? सेवनी, गुद, मूत्रसेक, मूत्रवह स्रोतस यानी बाह्य मूत्र मार्ग जो है वो, फिर है योनि, उसके बाद बस्ती, अंतफल और आर्तव स्रोतस। ठीक है, ये क्या है? 8 मर्म है जो कटिश्रित होते हैं। ओके, आफ्टर दैट श्लोक आया है सेवनी, योनिश्छेदात रुजः प्रादुर्भाव। अगर सेवनी इस मर्म पे आघात होता है तो अत्यंत रुजा, ठीक है, ये देखने को मिलती है, रुजा प्रादुर्भाव। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हमने क्या देखा? मेन मर्म देखे हमने 3, कौन से? नितंब, स्तनमूल, स्तनरोहित। संख्या हर एक की 2 है। नितंब क्या है? अस्थि मर्म है। स्तनमूल शिरा मर्म है। स्तनरोहित मांस मर्म है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? कटि प्रदेश में कितने मर्म होते हैं? तो 8 मर्म होते हैं स्त्री और पुरुष शरीर में। ठीक है, रेफरेंस क्या है? सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 7। तो कौन से 8 मर्म है? तो उसके नाम हमने देखे। सबसे पहले सेवनी, दूसरा है गुद, थर्ड इज मूत्रसेक, उसका मूत्रवह यानी बाह्य मूत्र मार्ग जो हम कहते हैं वो, उसका योनि, बस्ती, अंतःफल और आर्तव स्रोतस। ये है 8 मेन मर्म कटिश्रित जो होते हैं वो। और फिर हमने उसका आघात लक्षण कौन से देखे कि अगर सेवन इस पे आघात होता है तो अत्यंत रुजा यह लक्षण मिलता है। ओके, ठीक है। उसके बाद बस्ती, बस्ती पे अगर आघात होता है तो नाड़ी व्रण भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्त्री शारीर। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए स्त्री शारीर में? सबसे पहले हमने देखा कि स्त्री शारीर क्यों पढ़ना चाहिए, अपत्यनाम मूलम नार्थम परम ऋणम। ठीक है, आफ्टर दैट इज स्त्री की जो अवस्था है, स्त्री जीवन की जो अवस्था है, रजोदर्शन के पूर्व प्रथम बार जिस रजोदर्शन हुआ है उसका, रजस्वला, रजो निवृत्ति, गर्भवती और प्रसूता, ये स्त्री जीवन की अवस्था है। हर एक अवस्था में उसको एक पर्याय नाम दिया गया है, तो वो हमने नाम देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखे स्त्री प्रकार कितने हैं? 4। किसके अनुसार? आचरण आगतन के अनुसार। कौन से 4 प्रकार है? पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी और हस्तिनी। ओके, तो पद सबसे श्रेष्ठ प्रकार आचरण आगमन ने कौन सा बताया? तो पद्मिनी, ये ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट हमने देखा स्त्री का वय विभाजन के अनुसार, आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार, पाराशर के अनुसार और हरित के अनुसार। आचार्य भाव प्रकाश ने कितने इसमें डिवाइड किया है स्त्री का वय विभाजन? 3 इसमें, बाला, तरुणा और प्रौढ़ा। बाला कब तक? 16 वर्ष तक। तरुणा 32 अप टू 32 ईयर्स एंड प्रौढ़ा इज अबव 50 ईयर्स। ठीक है, पाराशर गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। याद कैसे रखा हमने इसको? गौरी, रोहिणी की कन्या रजस्वला हुई। 8 से चालू करना है, 10 तक होता है। ठीक है, आचार्य हारित के अनुसार हमने देखा था 5 इसमें डिवाइड किया है उन्होंने। ठीक है, तो बीपी ये ध्यान में रखना है, बीबी, पीपी और उसमें बीच में एम रखना है। ठीक है, बाला कितने? 5 वर्ष तक है, सॉरी बाल 5 वर्ष तक है। बाला इज अप टू 12 ईयर्स, मुग्धा 13 to 19 ईयर्स,
प्रौढ़ा होती है 10 से 28 वर्षों तक, प्रगल्भा 29 to 41 ईयर्स, और स्त्री की उत्तम आयु बताई है 24 to 37 ईयर्स, और पुरुष की उत्तम आयु कितनी बताई है 25 to 50 ईयर्स। ओके, उसके बाद है श्रोणी। स्त्री श्रोणी भाव विशेष है, उसका हमने विस्तार में डिटेल में देखा है। तो स्त्री की जो श्रोणी होती है वो गुरु होती है, और अपोजिट होता है पुरुष का। पुरुष का जो उर है वो गुरु होता है। स्त्री का उर लघु होता है, और पुरुष की श्रोणी लघु होती है। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस कितने हमने देखे, यानी प्रमाण कितना देखा हमने, अंगुली प्रमाण। तो 24 अंगुल स्त्री की श्रोणी है, और 18 अंगुल स्त्री का उर है। ठीक है, उसका हमने देखा अस्थि, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन तीनों के अनुसार अस्थियों की संख्या अलग है। आचार्य चरक ने 3 बताए हैं, वाग्भट ने 4 और सुश्रुत ने 5। कोड क्या किया था हमने, सुवाच 5 4 3। ठीक है, श्रोणी में संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सामुद्ग और पुनस्केमनी। संख्या कितनी है, 3। ठीक है, उसके बाद सीरा देखा, सीरा कितने हैं, 32। कोड क्या किया था हमने, सीरा मीना, मीना M for 3 एंड N for 2। ठीक है, 32। उसके बाद स्नायु, स्नायु कितने होते हैं, 60। स्नायु च, सायुष च ऐसा शब्द आता है, तो CH stands for 6, so 60 is for स्नायु। उसके बाद देखा पेशी, पेशी कितने अधिक है स्त्री शरीर में, तो 20 अधिक है। कुल पेशी पूछा गया, आंसर इज 520। ठीक है, पुरुष शरीर की अपेक्षा कितने ज्यादा है स्त्री शरीर में, तो आंसर भी 20। ठीक है, इसका हमने डिवीजन देखा जो सामने आने वाला है। भग का इसका हमने देखा, भग के लिए पर्याय कौन कौन से है, सुश्रुत ने बोला है स्मरात पत्र, भाव प्रकाश ने बोला है मदनात पत्र, और दलन आचार्य जो सुश्रुत आचार्य के टीकाकार है उन्होंने बोला है स्मर मंदिर। ठीक है, उसके हमने देखा गर्भाशय, पर्याय है धरा, आचार्य शारंधर के अनुसार। ठीक है, पूर्व खंड में बोला है उसको। कुटागार और कुक्षी ये भी है, सुश्रुताचार्य ने गर्भाशय को स्त्री का अष्टम आशय माना है। ठीक है, आफ्टर दैट इज व्याख्या। व्याख्या है रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपता, रोहित मत्स्य का जो आकार होता है उसके समान किसका आकार होता है, गर्भाशय का। फिर पेशी स्त्री शरीर में 20 अधिक होती है, 20 का डिवीजन कैसे किया, 10-10 में। सबसे पहले के 10 जो है, हर एक स्तन में 5, यौवन परिवृद्ध मतलब यौवन अवस्था में उसकी वृद्धि होती है। फिर उर्वरित 10 जो है उसको डिवाइड किया हमने 4-3-3 में। 4 कहाँ पे, सबसे पहले वाले अपत्य पद में, वो कैसी होती है, वृत्ताकार, आभ्यंतर 2 और मुखाश्रित 2। उसके बाद 3 होती है गर्भ छिद्र में, तो इसके हमने पोजिशंस देखे थे, सामने एक, पार्श्व में एक, और पीछे एक, मतलब एंटेरियर, पोस्टीरियर और लैटरल ऐसे। फिर है शुक्र आर्तव प्रवेशनी में कितने, 3। ठीक है, उसके बाद हमने देखा धमनी, 2 स्तन्यवहन कार्य करेंगी, 4 धमनी है, उसमें से 2 आर्तव वहन करेगी और 2 आर्तव का मुंजन करेंगी, मतलब आर्तव को शरीर से बाहर लेके जाना। उसके बाद है योनि, त्र्यावर्त योनि, ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कौन सा, त्र्यावर्त योनि, मतलब योनि में कितने आवर्त होते हैं, तो 3 आवर्त होते हैं। आकार कैसे होगा, शंख नाभ्याकृति। ठीक है, और योनि के तीसरे आवर्त में गर्भशय्या होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इज नाड़ी, आचार्य भाव प्रकाश ने 3 नाड़ियों का वर्णन किया है। समीरणा नाड़ी पे अगर वीर्य गिरता है तो वो वीर्य निष्फल हो जाता है। चंद्रमासी नाड़ी पे अगर वीर्य गिरता है तो वो कन्या प्राप्ति के लिए कारण होता है, और गौरे नाड़ी पे अगर वीर्य गिरता है तो उसे पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये मत आचार्य चंद्रमौली का भी है। ठीक है, याद कैसे रखना है कि चंद्र को कन्या है और गौरी पुत्र जो भगवान गणेश का नाम है। उसका हमने देखा योनि के आकार और उसके परिणाम कैसे है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल याद रखना है, षटकाकृति होनी चाहिए। ठीक है, षटकाकृति ही अपत्य लाभाय होती है। उसके बाद हमने कौन सा पीना देखा, लंबा, मंडला, उत्क्षिप्ता यानी जो ऊपर उठी हुई होती है, सूचिमुखी, मध्य निबिड़ा, उन्नतरम, अनियमांसल, व्यंजनवती, अतिलोमशा, व्यंजनहीना, पिप्पलुम अवसावसी मतलब जिसमें तिल या फिर मशक हो, अतिस्थूल, अतिस्थूल घनलोमा, अधोजाता मतलब जिसकी योनि नीचे है, नाभिम अतिवृत्ता मतलब जिसका योनि का विस्तार नाभि तक है, विवृत्त संवृत्त शुष्का, लंबा विषमा, और सबसे प्रशस्त योनि के लक्षण क्या है, लोमलाजी उभयतो मध्यम आकता न अति घन। ठीक है,
ये सब हमने किसके रिलेशन में देखा था, तो योनि के। ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट था हमारा श्रोणी के उपलक्ष्य में, तो मर्म। तीन मेन मर्म कौन से, नितंब, स्तनमूल और स्तनरोहित, स्त्री शारीर में। ठीक है। इनकी संख्या हर एक की 2 है। प्रकार नितंब जो है अस्थि मर्म है, स्तनमूल शिरा मर्म है, स्तनरोहित मांस मर्म है। इसका हमने क्या देखा कि स्त्री और पुरुष इनके कटी प्रदेश में कितने मर्म है कुल, तो 8 मर्म है। तो 8 मर्म के नाम ध्यान में होना चाहिए। कौन से है वो 8 मर्म, सेवनी, गुद, मूत्रसेक, मूत्रवह, योनि, बस्ती, अंतफल और आर्तव स्रोतस। ये क्या है 8, तो 8 मर्म है जो कटी में होते हैं। तो क्वेश्चन प्रोबेबली किस पे आता है, सेवनी पे। योनि छेदात रुजा प्रादुर्भाव, सेवनी या मर्म पे अगर आघात होता है तो रुजा प्रादुर्भाव ये लक्षण हमें देखने को मिलता है। आफ्टर दैट इज बस्ती। कभी भी मूढ़ गर्भ और या फिर गर्भ संग में मूत्र निर्हरण करते समय अगर गर्भ शंकु का आप यूज करते हैं तो बस्ती मर्मों को आघात हो सकता है। अगर बस्ती मर्मों को आघात होता है तो नाड़ी व्रण उत्पन्न होता है। ठीक है। इसलिए ये जो 8 मर्म है इनका बहुत ही ध्यान रखकर कोई भी शस्त्रक्रिया करनी चाहिए। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्त्री शारीर। जो नॉर्मल एनाटॉमिकल कंसेप्ट हमने देखना चाहिए स्त्री शारीर के कंसेप्ट में वो हमने